690 विधानसभा सीटें यानी कि 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनावी शतरंज की बिसात भी बीत चुकी है। देखिए आप, ये चुनावी शतरंज की बिसात भी बीत चुकी है। जी हाँ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के महासचिव, CWC सदस्य यानी कि कार्य समिति, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और उसके साथ साथ छानबीन समिति जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीनिंग कमेटी, उत्तराखंड के चेयरमैन अविनाश पांडे हमारे साथ हैं। चर्चा करेंगे कि आखिर 5 राज्यों में कांग्रेस की तैयारी क्या है और तैयारी के साथ साथ कितनी कमर कस ली गई है और कमर कसने के साथ साथ वो कौन से प्यादे होंगे जो सरकार बनाएंगे। अविनाश जी, आपका न्यूज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। चुनावी शतरंज की बिसात अविनाश जी, और आप पर जिम्मा है स्क्रीनिंग कमेटी यानी कि छानबीन जांच करना, कौन आपका प्यादा होगा ये आप तय कर चुके हैं। क्या तैयारी है? देखिए, उत्तराखंड के इस चुनावी शतरंज में मैं एक ही दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से कमर कसकर तैयार है और पिछले 5 सालों में पार्टी ने एक सक्षम और मजबूत विपक्ष की भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। इस चुनावी रणनीति में जैसा आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर एक बदलाव की लहर और बदलाव सुनिश्चित है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में इतने भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रदेश की सही मायने में काया पलट कर सकती थी, लेकिन वो समय मात्र उन लोगों ने एक बदलाव के रूप में सिर्फ 3 मुख्यमंत्री भर एक ऐसी चीज है जो प्रदेश को दी है इन 5 सालों में। जबकि वहाँ की जो समस्याएं हैं, एक पहाड़ी इलाका होने के नाते जो वहाँ की बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो पीने के पानी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, इन सभी पहलुओं पर बुरी तरह से विफल ये सरकार रही है। और इसीलिए जैसा आपने कहा कि इस चुनावी शतरंज में कांग्रेस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगी और एक मजबूत सरकार के रूप में हम चुनकर आएंगे। जी, आप चुनकर आएंगे अविनाश जी, क्योंकि आप पर सबसे बड़ा जिम्मा है छानबीन, जांच, स्क्रीन करके वो नामों को तय करना और फिर आगे वो नामों को बढ़ाना कि आखिर ये आपके अपने मोहरे होंगे। ऐसी सूरत में ये कितनी बड़ी चुनौती है आपको लग रही है? निश्चित रूप से देखिए, बहुत कठिन परीक्षा होती है एक छानबीन समिति की, क्योंकि आप देखते हैं कि संगठन में, पार्टी में, जन सेवा में, लोक सेवा में कार्य करते हुए अनेक ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो कि बराबरी से लोगों में जनप्रिय और लोकप्रिय होते हैं। संगठन के प्रति उनका समर्पण आप ये नहीं कह सकते किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और अपने सालों संगठन में देने के बाद में हर एक की चुनाव के इस अवसर पर हर एक की उम्मीद होती है कि उसे मौका मिले और वो चुनाव लड़े, लेकिन ये मजबूरी होती है कि चुनाव मात्र टिकट एक ही को मिलनी है और बाकी जो बराबरी से और ज़्यादा बराबरी के जो उम्मीदवार होते हैं उन लोगों को फिर इंतजार करना होता है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि उत्तराखंड में बहुत अच्छे उम्मीदवार निकलकर सामने आए हुए हैं। छानबीन समिति उस पर कार्य कर रही है और बहुत जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम अपना अनुमोदन उन सभी संभावित उम्मीदवारों को करने जा रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस की केंद्रीय समिति अपनी अनुमति कर। जी अविनाश जी, जैसा कि जिक्र किया आपने 3 मुख्यमंत्रियों के बदलाव की बात की, वो संकेत के रूप में ये कहा जा सकता है कि आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो बदलाव आने वाले समय में भी हो सकता है। लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा था कि हमें और 5 साल दे दीजिए, हम काया पलट कर देंगे, देवभूमि की काया पलट कर देंगे। मनीष जी, ये बहुत हास्यास्पद है। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि प्रदेश की जनता ने यही वादे 2017 में जब किए गए थे तो प्रदेश की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने उन्हें मौका दिया था। मैं उसको और आगे जाके जोड़ना चाहूँगा कि 2014 में इसी प्रकार का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के साथ किया था कि पूरे देश को अच्छे दिनों में वो परिवर्तित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। आज 7 साल हो गए। इन 7 सालों में
जो हाल पूरे देश का हुआ है, देश की अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, और इतना ही नहीं, बेरोजगारी के ऊपर में अगर आप देखें, इन सभी समस्याओं को दूर रखते हुए सिर्फ आज देश में किसी जाति, समुदाय, हिंदू मुसलमान कर हर चुनाव में कोई ना कोई एक नया हथकंडा अपनाकर लोगों को इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उसी को मैं जोड़ना चाहूँगा राजनाथ सिंह जी के इस बयान से, जो मैंने हास्यास्पद कहा कि अगर वो चाहते तो इतने बहुमत के साथ में उत्तराखंड का कायापलट हो सकता था। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य एक साथ ही बने थे, और अगर आप तुलना करें, अगर देखें कि इन 3 राज्यों में विकास किन राज्यों में हुआ है, किन राज्यों में सही जनता के मूल समस्याओं को लेकर सरकार ने कार्य किया है, क्या योगदान किया है। सरकारें वहाँ पर भी कांग्रेस की और विपक्ष की भी बनी, भारतीय जनता पार्टी की भी बनी, लेकिन आप देखेंगे कि विकास की गति में आज उत्तराखंड सबसे पीछे खड़ा हुआ है। कारण यही है कि लोगों में इच्छा शक्ति, विशेष रूप से पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी में लोगों की लोक सेवा के प्रति इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा अभाव है। सिर्फ वादों पे और सिर्फ दिलासों पर या सपने दिखाकर आप लोगों का भला नहीं कर सकते। अगर सरकार बनती है तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बतलाऊं तो इसी उत्तराखंड में माननीय एनडी तिवारी जी ने नेतृत्व किया, सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने प्रदेश के अंदर में औद्योगिकरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर वहाँ के एनवायरनमेंट और टूरिज्म, हर चीज़ को बराबरी से महत्व देते हुए वहाँ के विकास में एक नई शुरुआत की। और ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड सबसे अव्वल दर्जे का राज्य होगा, जो कि अपने आप में पावर के रूप में, बिजली उत्पादन में ना ही सिर्फ स्वयं अपने आप में भरपूर व्यवस्थित होगा, बल्कि दूसरे लोगों को भी पावर सप्लाई दे सकेगा। टूरिज्म देवभूमि है, पूरे देश के लोगों की आस्था उत्तराखंड की उस भूमि के प्रति है। वहाँ पे लोग जो हैं वह देव स्वरूपी लोग ही मैं कहूँगा, क्योंकि उन लोगों का योगदान और उन लोगों का समर्पण पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि देश के प्रेम के प्रति सच में प्रशंसनीय है। सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में योगदान आज उत्तराखंड का है, जहाँ पर हमारी सैन्य सेवा में, हमारी सीमाओं पर अधिकांश फैमिली का, हर दूसरे फैमिली का एक जवान सीमा सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा शहीद आज उत्तराखंड के आपको देखने मिलेंगे। लेकिन इन सब योगदान के बावजूद भी जो एक विकास की गति उन्हें शुरू की थी, जो एक राह उन्हें दिखाया था, उन राहों पर भी अगर चलते तो भी शायद उत्तराखंड के लोगों का, उत्तराखंड का भविष्य वाकई में अच्छा होता। लेकिन उसको चलते हुए जो चलती हुई योजनाएं भी थी यूपी सरकार की, उनको भी रोक दिया गया, और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी उसको भी अवदस्त करने का जी। लेकिन अविनाश जी, जहाँ तक बात की जाए, चूँकि मुझे पता है चुनाव का दौर है, इसमें आप पर जिम्मा बहुत बड़ा है, ऐसी सूरत में आपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और सियासत और कांग्रेस को लेकर इन 5 राज्यों में कैसे आगे बढ़ रही है कांग्रेस, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अविनाश जी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हरीश जी बार बार गुस्सा जाते हैं? देखिए, उतने गुस्सा तो नहीं है, तो पार्टी के बहुत ही सुलझे हुए और वरिष्ठ नेता हैं, और निश्चित रूप से उनका योगदान राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए, और जहाँ तक मैं उत्तराखंड का समझता हूँ, उत्तराखंड के प्रति उनका समर्पण, यह भी अद्वितीय है। उनकी एक सोच संगठन को लेकर और प्रदेश के विकास को लेकर है, और विपक्ष के ऊपर में उनका कटाक्ष, सच पूछे तो ये वहाँ के लोगों की जो दुर्दशा हो रही है, उनका दर्द है, जो वो लोगों के बीच में कहना चाहते हैं। उनका अनुभव, उन्होंने भी, उनकी चुनके आई हुई सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जैसे आपने देखा कि वे लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा मजाक उत्तराखंड में भी किया गया। वहाँ पर चुनके आई हुई सरकार को अवदस्त किया गया, उसे गिराने की कोशिश की गई, जिसको फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अब लोकतंत्र में अगर इस प्रकार का खिलवाड़ हर समय चलता रहे, और कहीं पर भी अगर लोकतंत्र की या हमारे संविधान का कि हम सम्मान ना करते हुए इसे अपने भाषण वक्तव्य में कहें, बट वास्तविकता में अगर उसका सतत अपमान करते रहें,
तो ये एक बहुत खतरनाक इंडिकेशन है। और इन्हीं चीज़ों की चिंता लेते हुए ना ही सिर्फ माननीय हरीश रावत जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश का हर एक जो समझदार नागरिक है, जो एक जिम्मेदार नागरिक है, वो इसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। अविनाश जी, जहाँ तक बात की जाए, चूंकि चुनाव का दौर है और ऐसी सूरत में जैसा मैंने शुरुआत की, ये शतरंज रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भागम भाग मची हुई है, उत्तराखंड की बात करें, चूंकि आप अभी सूची देख रहे हैं, बना रहे हैं, छानबीन जांच कर रहे हैं, हरक सिंह रावत आते आते रुक गए। अगर यूपी में आप देखें तो सिलसिला और जो क्रम चल रहा है, तो क्या सियासत का यही एक परिचय रह गया है कि चुनाव के पहले नफा नुकसान नाप तौल करो और चला ये जाओ? देखिए, ये चुनावी राजनीति का ये एक सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य भी है कि जहाँ पर जब नैतिक स्थिति पर नेता जब कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, और ये सिलसिला अभी यही नहीं है बल्कि पहले भी आपने देखा, और इस समय में खरीद फरोख्त का, ये तो आप कह रहे हैं कि चुनावी रणनीति के चलते ही हो रहा है, लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं उस चीज़ का, मैं चाहता हूँ कि आप उसका भी जिक्र करें कि देश में चुन के आई हुई सरकारों को भी किस प्रकार से खरीद फरोख्त कर कर हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराया जा रहा है। उसके अनेक उदाहरण पिछले 5 सालों में बिल्कुल बिना किसी खौफ के, बिना किसी शर्म के किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई, चाहे वो गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। अब कितने उदाहरण मैं आपके सामने दूं? अविनाश जी, मैं आऊँगा, मैं गोवा पे भी आपसे बात करूँगा, मणिपुर भी, और खासकर यूपी पे बात करना तो आपसे लाजमी हो जाता है, क्योंकि यूपी के आप सह प्रभारी भी रहे हैं, एक नहीं दो बार। जहाँ तक बात की जाए, ये महामारी के दौरान चुनाव हो रहे हैं, चुनौतियाँ बड़ी हैं। एक सबसे बड़ा दल, सबसे पुरानी सियासी पार्टी होने के नाते इस दौर में चुनाव कराना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? किस तरह से तैयारी, जबकि सारी चीज़ें चुनाव आयोग की चाबुक भी है, महामारी सामने है, तो कितनी बड़ी चुनौती? और खासकर उत्तराखंड की बात करें, वो पहाड़ी इलाका है। देखिए, वाकई में एक चुनौती है, लेकिन इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी, यहाँ पे हमारी वर्चुअल कैंपेन के संबंध में बहुत ही गंभीरता के साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे IT डिपार्टमेंट और हमारे प्रभारी महोदय ने इस पर काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं को का संदेश और पार्टी की नीतियों को हम, जो पिछले दिनों जो कैंपेन हुआ है, उसको अगली कड़ी में हम वर्चुअल कैंपेनिंग के माध्यम से अलग अलग ब्लॉक स्तर तक के पहुंचा सकें। और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि ना ही सिर्फ उत्तराखंड में, निश्चित रूप से आपने कहा पहाड़ी इलाका है, और आजकल सोशल मीडिया और वर्चुअल मीडिया के माध्यम से हम उन तक तो वैसे ही पहुंच रहे थे, लेकिन ये कैंपेन एक चुनौती के रूप में हमने लिया है। और उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे पार्टी का नेतृत्व उन तक के, उनकी आवाज़, हमारा मैनिफेस्टो, हमारी योजनाएं, हमारी सोच और जनता के प्रति और इस चुनाव में के माध्यम से हम क्या उस राज्य में साधना चाहते हैं, ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से सफलतापूर्वक हम वर्चुअल कैंपेनिंग के माध्यम से उन तक पहुंचेंगे। आप इस डिजिटल लड़ाई के लिए तैयार हैं? डिजिटल लड़ाई के बिना देखिए, अब कैंपेन का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल गया है। बड़ी बड़ी रैलियां जहां पर एक तरफ आवश्यक है, वहीं पर आज का जो युवा वर्ग है, या मैं समझता हूं कि आम आदमी भी एक डिजिटल तकनीकी से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है जी। और ये एक सरल माध्यम तो है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोक हित में भी, और जब महामारी फैली हुई है तो एक बहुत बड़ी चुनौती ना ही सिर्फ चुनाव के लिए, लोकतंत्र के लिए है, बल्कि लोगों की जन जीवन हानि उसके माध्यम से ना हो। और जो गलतियाँ पिछले चुनाव में जी, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो, उस दौरान भी जो कमियां या लापरवाहियों के कारण जो नुकसान हुआ, मैं समझता हूं कि ये हम सब पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी के, मुझसे जनता को बचाएं। जी जी, नैतिकता की बात आपने की। अविनाश जी, जैसा मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि यूपी 403 सीटों का मसला है, और मुझे ऐसा लगता है ये कहावत भी है, आप खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये कहा जाता है कि लखनऊ से रास्ता निकलकर दिल्ली तक आता है। आपकी नेत्री महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन शुरू किया। मैं लाइन से सवाल कह देता हूँ, फिर आप उसका क्रमबद्ध तरीके से जवाब दे देंगे। दूसरा, योगी जी ने कहा है कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है ये।
आप समझ पाए 80 बनाम 20? ये बहुत ही चिंतनीय, मैं आपसे कहूँगा कि पूरे सिर्फ जो योगी जी ने कहा है वो वाकई में एक समझ के परे है कि इस प्रकार से लोगों को विभाजित कर कर और समाज के अंदर में अगर समाज का नेतृत्व करने वाले या सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता ही अगर इस प्रकार की बातें करें, जो कि मेरे ख्याल से ये ध्रुवीकरण की तरफ हमको ले जाना चाहते हैं या समीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज देश के अंदर में आप अगर देखें तो हर बहस, हर चर्चा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी ध्रुवीकरण के आधार पर या किसी तरह से पोलराइज कैसे हो सकता है उसी तरफ उनका मेन ध्यान होता है, और चुनाव के दौरान जनता की भावनाओं को भड़काते हुए वो चाहते हैं कि मुख्य मुद्दों को छोड़कर और जनता इस चीज़ में भिड़ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अब बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश में आया है, ना ही एक समाज विशेष में बल्कि एक आम जनता, आम पार्टी, एक युवा हर एक इस चीज़ को समझने लगा है कि आज उनके हित में इस प्रकार की चीज़ों का महत्व क्या है। 80% और 20% का जो बनाम 20% आपने जो बात कही, ये वाकई में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो कि देश की जनता के हर व्यक्ति। लेकिन अविनाश जी, ये भी तो आप समझिए, चूंकि पैंडेमिक के चुनाव हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर पैंडेमिक में क्या स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है योगी जी वो कहना चाह रहे होंगे। आप लोग राजनीतिक शतरंज में आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। इस पर मेरे ख्याल से चर्चा हम भी उसमें ना करें, हम और बाकी महत्वपूर्ण चर्चा में, क्योंकि ये एक बहुत ही विषैला और मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये इस प्रकार की सोच जो है वो भारत को या हिंदुस्तान को कभी मजबूती प्रदान नहीं कर सकती, जो कि हमारी बहुत ही बेसिक मौलिक सोच है कि एकता, एक साथ रह के समाज एक साथ ही होकर मजबूत हो सकता है, विभाजित होकर। जी अविनाश जी, एक चरण में चुनाव है, अब चूंकि एक टिकट एक चरण, इसमें कई ऐसे परिवार भी हैं, मुझे ऐसा लगता है वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि एक परिवार से एक आदमी को टिकट मिले। देखिए, कांग्रेस की नीति हमेशा से बहुत स्पष्ट रही है और उसके ऊपर में कहाँ तक होती है हम कोशिश करते हैं कि उस पर हम अमल करें। स्क्रीनिंग कमेटी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इस प्रकार के प्रस्ताव आए हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है, उत्तराखंड में भी हम इस नीति का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई प्रतिनिधि या ऐसा कोई नेता उभर कर अपने स्वयंभू निखर कर सामने आता है, जिसको वहाँ की स्थानिक कमेटी, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी या वहाँ का नेतृत्व एक मत से उसे समर्थन करता है और उसमें चुनकर आने की काबिलियत अगर है, ऐसा अगर कोई प्रस्ताव सामने आता है तो उसको हम केंद्रीय चुनाव समिति के सामने, यानी अविनाश जी, जो मैं समझ पाया हूं, आप विनेबिलिटी के आधार पर तय करेंगे कि वो जीत सकता है नहीं सकता है। अगर इस प्रकार का कोई आता है केस तो वो केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय लेगी। लेकिन बाय एंड लार्ज एक परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ेगा, ये नीति बहुत स्पष्ट है। जी, एक परिवार एक टिकट चुनाव लड़ेगा। जहां तक बात करें अविनाश जी गोवा की, 2017 में आपका निवाला छीन के ले गए, तो आपको लगता है कि गोवा में इस बार जो हालात है वो बदलेंगे और आपका नेतृत्व, वहां पर आपके कार्यकर्ता जो जीत के करीब आपको पहुंचा देंगे? क्योंकि ध्यान रहे गोवा में टीएमसी भी आ गई है और आम आदमी पार्टी भी है। देखिए, एक दुर्भाग्य है कि सेकुलर वोट्स को, जिस प्रकार से अभी आपने शतरंज के मोहरों की बात किया, अगर इसमें एक दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में एक बदलाव का वातावरण है, सिर्फ गोवा में ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि मनीष जी की आने वाले चुनाव 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो आज जो मैं पूरे देश का एक माहौल देख रहा हूँ, एक रुख देख रहा हूँ, एक मोड़ देख रहा हूँ, वो निश्चित रूप से बदलाव की तरफ दिखता है। गोवा उससे छूता नहीं। और जैसा आपने कहा कि टीएमसी या आम आदमी पार्टी, क्या वहाँ पे कोई, उत्तराखंड में भी सेंध लगाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे अवसर पर जहाँ पर कि लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए, कुछ सेक्युलर मतों को या सेक्युलर विचारधारा को कमजोर करने का एक ये षड्यंत्र है। लेकिन जनता समझदार है, जनता इस चीज़ को समझती है कि चुनाव के एंड महीने 2 महीने पहले आता है
आप वहाँ पर इस प्रकार का अगर दिखावा करें कि आप सरकार बना रहे हैं तो लोग भी इस पर हंसते हैं। निश्चित रूप से उसमें उनका उद्देश्य ना चुनकर आना अकेला नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म को और सेकुलर मत को कमजोर करना। जी अविनाश जी, पंजाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप महासचिव हैं, आप कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 690 सीटों को हम छूते छूते चलें। तो अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जो हालात हैं इस समय, लगातार एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाएं, फिरोजपुर हो, लुधियाना हो, अमृतसर हो, ये किस तरह से आपको लगता है? और आपकी पार्टी में इतनी उठापटक रही है, अमरिंदर चले गए, फिर उसके बाद लगातार कुछ बदलाव आप लोगों ने भी किया, तो इस सूरत में लगता है आपको कांग्रेस किसान आंदोलन के बाद अपनी ज़मीन को बरकरार रख पाएगी? देखिए, पंजाब मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही एक कृषि प्रधान प्रदेश तो है ही, जहाँ पर ज़मीन, भूमि और उपज ये सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा में पंजाब का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है, और पंजाब में कांग्रेस संगठन हमेशा से बहुत मजबूत और बड़ा एग्रेसिव रहा है। यहाँ पर उठापटक कोई नई बात नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पण भी उतना ही मजबूत है। और पंजाब हमारा एक मजबूत राज्य है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पार्टी में मजबूती हो वहाँ पर, और मजबूत नेता हों, तो वहाँ पर इस प्रकार की थोड़ी मोटी चीज़ें होते रहती हैं, लेकिन पार्टी एक है, संगठन एक है, और पूरी मजबूती के साथ पंजाब में हम एक मजबूती के साथ में पुनः चुनकर आने में कामयाब हैं। जी अविनाश जी, एक सवाल वो है कि जो जिम्मा आप पे है छानबीन और जांच का, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड और अलग अलग राज्यों के जो तमाम दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं, सबके मन में एक उत्सुकता है कि आखिर सूची कब आएगी। एक चरण में चुनाव और एक सूची में सारे नाम मान लिया जाए। देखिए, ये सतत प्रक्रिया पिछले 2 महीने से चालू है, और जैसे मैंने कहा कि ये छानबीन समिति का काम वाकई में थोड़ा सा कठिन होता है, कि जहाँ पर आपके विभिन्न सुझावों को लेकर जाति समीकरण, लैंगिक समीकरण, सामाजिक समीकरण, इन सब चीज़ों को लेकर पार्टी के चुनकर आने की प्रबलता, और वहाँ पर सरकार बनाने की सबसे बड़ी चुनौती, इन सब चीज़ों को मिलकर हमको सामने आना है। तो निश्चित रूप से अधिकांश सीटों पर हमारी चर्चा विमर्श हो चुका है, और बहुत जल्दी ही पहली सूची मैं समझता हूँ कि हफ्ते भर में हमारी जाहिर हो जाना चाहिए, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति के स्वीकृति के बाद। और जैसा आप समझते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल भी साथ साथ चलती रहती है, तो इसके चलते हुए कई जगह आवश्यक हो जाता है। यानी कई आयाराम और गयाराम हो सकते हैं। आयाराम और गैराम के पक्ष में मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं हूँ, लेकिन आज की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को देखकर कई लोगों को, या कई चुनावी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के, हमारे विपक्ष के भी चालों को हमको, जैसा आपने कहा कि उनकी चालों को भी हमको भांपना पड़ता है, और चाल के अनुसार हमारी चाल चलनी होती है। तो उसके तहत कुछ सीटों पर निश्चित रूप से थोड़ा सा रुक कर हम निर्णय लेंगे, ये देखकर कि किस प्रकार से हमारे विपक्षी दल या वहाँ का राजनीतिक वातावरण में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत अच्छे उम्मीदवार जनता के सामने पेश करने जाएंगे, जो कि कांग्रेस की सही छवि को जनता के सामने रख के उनका विश्वास हासिल करने में सफल होंगे। जी, हम विश्वास हासिल करने में सफल होंगे। जी, आप सुन रहे थे अविनाश पांडे जी। जी, हम वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। अविनाश जी, आपने एक बात कही कि विपक्ष की चाल को देखकर तय करना ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नुमाइंदे और उम्मीदवार की चालबाजी को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग, आपकी पार्टी जो मेहनत आपकी चल रही है उसमें कामयाब हो। आपने न्यूज़ इंडिया के इस खास पेशकश में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और न्यूज़ इंडिया को अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से न्यूज़ इंडिया आज बहुत ही तत्परता के साथ में और निष्पक्ष रूप से देश की राजनीतिक और सामाजिक हर दृष्टि को जनता के सामने पेश कर रही है, उन्हें सफलता मिली, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।